मैथ्स में नॉर्मली जो ग्राफ होता है वो होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज कर लीजिए कि हमें कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे कहा जाता है। एक पॉइंट हमने लिया P, मुझे इस ग्राफ पर P पॉइंट पर, इस ग्राफ में P पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए। तो अब आप देखो बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको एक ग्राफ दे देगा, फंक्शन पूरा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई P पॉइंट पे आप स्लोप निकाल के बताओ। तो स्लोप निकालने का करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा लाइक दिस। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो एंगल बनाएगा थीटा, उसी के tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। यानी स्लोप होता क्या है, tan थीटा। और अभी हमने देखा कि जब स्लोप आप निकालते हो किसी भी पॉइंट पे, तो स्ट्रेट लाइन में तो वो आप डेल्टा या वाई बाई डेल्टा एक्स करके निकालोगे, वो डेल्टा, और स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों चीज़ें सेम होती हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी सेम होता है, डी वाई बाई डी एक्स भी सेम होता है। एक्चुअल क्या याद रखिएगा कि जब भी आपसे स्लोप पूछा जाएगा, तो अभी हमने जो डिराइव किया जस्ट इससे पहले, वो क्या था, स्लोप कितना आया था, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप। तो मैथमेटिक्स में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यही चीज़ है। किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा किसी भी कर्व में, तो बेसिकली वो टेंजेंट होता है, उसको उसके स्लोप को tan थीटा बोलते हैं। थीटा वो एंगल होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो टेंजेंट बनाता है, और इसी tan थीटा की वैल्यू वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। या आप उल्टा भी कह सकते हैं, जब आप स्लोप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो वो जो वैल्यू आती है वो tan थीटा के बराबर आएगी और वही स्लोप होता है। तो बोथ वेज आर करेक्ट, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में आपको कोई फंक्शन दे देगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालते कैसे हैं, वो अलग चीज़ है, ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखो यहाँ तो उसको बोलेंगे स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, कई नाम है इसका, क्या है, एक तो स्लोप नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी हमने जस्ट लिखाया था। तीसरा नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कई नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में इसको कैसे यूज़ करूँगा मैं। तो फिजिक्स में आपके पास ग्राफ हो सकता है यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हो सकता है टी। एक्स को आप पोजीशन मान लो, एक्स को आप डिस्प्लेसमेंट मान लो, एक्स को आप डिस्टेंस मान लो, कुछ भी मान लो, यानी कोई चीज़ वेरी कर रही, पोजीशन आप अभी पोजीशन ही मानो, मैंने एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है। तो यहाँ हमने इसको बोला था कि वाई एक्स ग्राफ को, कि वाई वॉज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे उसको बताओ, यहाँ हम लिखेंगे कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है, राइट बार देखिए उसकी पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो टाइम के हिसाब से चलेगा, तो x इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपसे पूछा जाएगा कि ज़रा ये बताओ कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई टाइम हो, यहाँ वैल्यू दे दी जाएगी 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, कि भाई उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड बताइए आप, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, क्लियर। ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, राइट। अब अगर मुझे स्लोप कहा गया निकालने के लिए, तो स्लोप बेसिकली होता है क्या है, स्लोप यही जो थीटा एंगल बनाएगा उसके tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, राइट। और मैथमेटिक्स के हिसाब से उस tan थीटा और जो स्लोप होता है वो होता है किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, उससे बताओ। ये हमारा ग्राफ है एक्स वर्सेस टाइम, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम, आपको जो मान लो। तो इस हिसाब से जो हमने यहाँ लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मैं क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ लिखूँगा मैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो मैथमेटिकल टर्म्स में तो इसे बोलूँगा कि ये स्लोप है। भाई ये किसका कह रहा है, ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप दे रहा है मुझे किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट पी, या किसी टाइम पे बोला गया भाई 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे आपने निकाला, तो उस पॉइंट पे मुझे, या उस इंस्टेंट पे मुझे एक स्लोप मिल गया, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे क्या मिला, ये स्लोप मिला। लेकिन फिजिक्स में इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं। अगर मैं डायरेक्शन को हटा दूँ तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी, है कि नहीं, या आप इसे वेलोसिटी भी कह सकते हो। अगर इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर लो तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, डायरेक्शन को हटा दो तो ये स्पीड है। तो ये कौन सी स्पीड है, दिस इज़ द स्पीड एट दिस इंस्टेंट, है कि नहीं। इसी को आप बोलते हो, दिस इज़ नॉट द एवरेज बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे है, ये एवरेज स्पीड नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया। आपसे क्या पूछा गया था कि आप एक पर्टिकुलर टाइम 2 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2 सेकंड, मान लीजिए टाइम 2 सेकंड है, तो आपसे कहा गया था कि जो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है उस पार्टिकल की स्पीड बताएं एट 2 सेकंड।
तो ऐड का मतलब मैंने पढ़ा रखा है आपको कि ऐड का मतलब ये होता है कि वो इंस्टेंट बात कर रहा है उस इंस्टेंट पे, वो एवरेज नहीं बोल रहा है। एवरेज में हमेशा आपको ड्यूरेशन देगा, इंटरवल देगा, यहाँ इंटरवल नहीं बोला है। वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे मुझे आप निकालिए। तो जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलेगा, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोलेगा, तो वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है? तो अब देखा यहाँ से समझ में आया नहीं कि जैसे ही अब ये चीज़ ग्राफ बदलेगा तो फिज़िक्स में उसकी मीनिंग बदलती जाती है। हमने पढ़ा इसको मैथमेटिक्स में y वर्सेस x ग्राफ के लिए, लेकिन फिज़िक्स में जब आप इसको यूज़ करोगे तो वही स्लोप, हालांकि हमने स्लोप ही निकाला है, लेकिन स्लोप का मीनिंग यहाँ डिफरेंट है। अगर xt ग्राफ है तो स्लोप का मीनिंग यहाँ हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यही ग्राफ मैं आपको दे दूँ, सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉ कर दूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और फिर एक एक चीज़ वही ले जा रहा हूँ। सपोज़ कर लीजिए अब ये ग्राफ फिर वैसी है। यहाँ हमने क्या लिखा था, दिस वाज इन दिस ग्राफ, दिस वाज द ग्राफ ऑफ एक्स, सॉरी इस जगह इस ग्राफ का नाम क्या था, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ क्या है बताओ, यहाँ कौन किसका फंक्शन, इसको आप क्या बोलोगे उसी हिसाब से जो पैटर्न यहाँ मैंने लिखा है, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ क्या है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इक्वेशन लिखो कैसे, दिस इज v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी क्यूब, लॉग टी, ई पावर टी, कुछ भी, मतलब फंक्शन कुछ भी हो सकता है। हम आपको ऐसे दे दें v इज इक्वल टू ई पावर टी, तो ये टाइम का फंक्शन हुआ या नहीं, v इज इक्वल टू लॉग टी, टाइम का फंक्शन हुआ या नहीं, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम का फंक्शन हुआ या नहीं। इस तरह से वो कोई भी फंक्शन दे सकता है। तो मैंने बोला कि वो टाइम पर डिपेंडेंट है वेलोसिटी, ठीक है। अब आपसे फिर वही कह रहा है कि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई टाइम देगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कोई भी इस टाइम आपसे पूछा है कि एट दैट इंस्टेंट आप पार्टिकल का जो ग्राफ है वी टी ग्राफ, उसका स्लोप निकालो। अब यहाँ आप देखिए कि वो स्लोप क्या देता है। एक्स टी ग्राफ में जो स्लोप क्या दिया, स्लोप का मीनिंग क्या था, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखते हैं कि वी टी ग्राफ में क्या मिलता है। तो काम वही करेंगे जिस तरह से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, मुझे पी पॉइंट पे यहाँ भी स्लोप चाहिए, तो आप एक टेंजेंट फिर ड्रॉ करो लाइक दिस। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका tan थीटा की बात कीजिए आप। ये ग्राफ नंबर मैं लिखा दे रहा हूँ, ये ग्राफ नंबर 1 है। ग्राफ नंबर 1 के हिसाब से ये सब मीनिंग था, ग्राफ नंबर 2 के हिसाब से मीनिंग था, ये हो गया। अब मैं ग्राफ नंबर 3 का मीनिंग यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस ग्राफ के लिए अगर आप देखोगे तो फिर वही मैं काम करूँ, सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, स्लोप। मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ, तो दिस इज स्लोप। स्लोप है कितने के बराबर, तो हमेशा tan थीटा होता है। हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल इस एक्सिस के साथ हमेशा। अब ये एक्सिस चाहे जो भी हो, उस क्योंकि स्लोप उसी एक्सिस के साथ होगा, ये मत समझिए कि हमेशा यहाँ एक्स ही रहेगा। वो जो भी स्लोप हो उसका रिलेशन उसके साथ, यानी ये वी टी ग्राफ का स्लोप देगा, ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप दे रहा है, ये वाई एक्स ग्राफ का स्लोप दे रहा है। तो मुझे वहाँ वी टी ग्राफ का स्लोप निकालना है एट दैट पॉइंट पी। तो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, tan थीटा निकाला, तो ये स्लोप देगा। tan थीटा जैसे निकालेंगे तो tan थीटा से हमको मिला क्या स्लोप। और मैथमेटिक्स में उस स्लोप को लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन से। तो मैं ये लिखूँगा, यहाँ लिखा है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखा था डी एक्स बाई डी टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ। और ये ग्राफ वी टी ग्राफ है, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं बताऊँ, इसका स्लोप जो होगा वो हो जाएगा डी वी बाई डी टी। स्लोप निकालते हो किसी भी ग्राफ का तो वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन किसको किसके साथ करते हैं, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। देख लो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी देखिए वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, यहाँ टाइम है। इस तरह से यहाँ क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिस यानी डी वी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस यानी टाइम, ये मिलता है स्लोप। अब फिज़िक्स में इसकी मीनिंग बदलती जाती है। अगर ये एक्स टी ग्राफ होगा तो इसका स्लोप जो लिखा हमने वो दे दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वी टी ग्राफ लेंगे तो अब इसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे इसी को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये कैसा एक्सेलरेशन, इट इज़ नॉट एवरेज, आपको कोई इंटरवल नहीं दिया गया, आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर आप ए टी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो जब आप ए टी ग्राफ ड्रॉ करो तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी बेसिकली वो जर्क कहलाता है। खैर जर्क आपको पढ़ना होना नहीं है, अगर बाई द वे कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, यानी ए टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको जर्क देगा, ठीक है ना, दैट इज़ डिफाइंड एज जर्क। तो एनीवेज मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो गया। तो मैं अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि देखिए
मैथ्स में जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन देख लीजिए हम लोग को क्या क्या मिलने जा रहा है। हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी मिल सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल सकता है, और अगर वही ग्राफ 80 ग्राफ होगा, मैं यहाँ ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ, अगर वो 80 ग्राफ है और ऐसी कुछ ग्राफ हो, पी पॉइंट पे फिर मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, टैंजेंट ड्रॉ करूँगा मैं, ये थीटा होगा और ये ग्राफ किसका किसका है, ए इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम है यहाँ। इस केस में अगर मुझे कहा जाए कि ज़रा स्लोप निकाली तो और बताइए कि स्लोप देता क्या है, तो स्लोप मैंने निकाला जिस टैन थीटा है, टैन थीटा होगा, और मैथमेटिकल जो कंसेप्ट उसके हिसाब से टैन थीटा होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जो आप स्लोप ड्रॉ करते हो स्लोप होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, वो हो जाएगा डी ऑफ दिस बाई दिस, यानी डी ए बाई डी टी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज जर्क। तो अगर बाय द वे कभी आ गया तो हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देख रहे होगे कि फिज़िक्स में ये चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना। एक दो एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ, मैं बल्कि दे ही दूँ ताकि आपको वो फील पूरा आ जाए। हाँ, मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स में सिर्फ उसने एक कंसेप्ट मानूंगा, लेकिन फिज़िक्स में देखिए इसका एप्लीकेशन कितना वास्ट हो जाता है। जैसे ही आप इन चीज़ों को फिज़िक्स में अप्लाई कीजिएगा तो उसका मीनिंग बराबर बदलता जा रहा है। एक्स ग्राफ है, यानी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उस केस में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस की बात मैं कर रहा हूँ अभी। एवरेज के केस में बताइए वो इंटरवल देगा तो निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा ग्राफ है। अब आगे देखिए आपको क्या मैं कह रहा हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि आपको ग्राफ दे दिया जाए मोमेंटम वर्सेस टाइम, ये मोमेंटम है P वर्सेस T, दिस इज़ मोमेंटम, मैं लिखा दे रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट फील करा रहा हूँ मैं। फिर वहाँ पे देखिए ऐसे कुछ ऐसे उसने ग्राफ दे दिया, मोमेंटम टाइम का ग्राफ है, और मुझसे कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई टाइम देगा, वो कहेगा ज़रा इसका स्लोप निकाल के बताओ। मैं स्लोप निकालूंगा इसी कंसेप्ट से और देखता हूँ कि उसका मीनिंग क्या होता है। हमने देखा कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप स्पीड और वेलोसिटी दे रहा है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा था, एक्स ए टी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का स्लोप जर्क दे रहा है। अब मैं देखना चाहूँ कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो देखो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये थीटा बनाएगा। हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो टैन थीटा ही होता है कि नहीं। और ये टैन थीटा मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या होगा, डी पी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी, है कि नहीं। अब आप देखिए ये जो डी पी बाई डी टी निकाला, ये है क्या, आप इसको ज़रा वर्ड्स में पढ़ो। आपने इसको पढ़ लिया डी पी बाई डी टी, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने कई नेमिंग इसकी की है, वो बताया है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डी वाई बाई डी एक्स, एक है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ज़रा इसको मीनिंग पढ़ो। एक तो डी पी बाई डी टी हो गया, अब ज़रा पी क्या है उसका नाम लो, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप ज़रा याद कीजिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। बेसिकली यही फोर्स है, यानी आप जानते हो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हो। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दिस इज फोर्स, ठीक है। और अगर ये कर्व है तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स हो गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में मैं जहाँ भी डी पी पे डी टी लिख रहा हूँ, याद रखिएगा ये इंस्टेंटेनियस स्लोप ही होता है। ये सारी जगह ये कर्व के केस में ये चीज़ इंस्टेंटेनियस ही स्लोप होता है। ये अलग बात है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कर्व हटा करके अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो उसका इंस्टेंटेनियस स्लोप और उसका एवरेज स्लोप दोनों बराबर हो जाता है। मैं अभी समझाऊंगा उसको भी बहुत अच्छी तरह से, बल्कि मैंने पढ़ा रखा है, आप उससे वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ गया कि मोमेंटम टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, आपको फोर्स मिल जाएगा। अब आगे और बढ़िए, इससे क्या मिलने जा रहा था देखिएगा ये मैं ले रहा हूँ वर्क टाइम ग्राफ, दिस इज़ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है। अब आप देखिए इसका भी मैंने कर्व ऐसे ड्रॉ किया, जस्ट टेक द पॉइंट पी, किसी इंस्टेंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा निकालिए, इसका स्लोप क्या देगा पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या मिलेगा, उससे क्या मिलने जा रहा है। इसमें भी देखिए आप निकालोगे स्लोप विच इज़ इक्वल टू टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू क्या होगा बताओ इस केस में। टैन थीटा को आप क्या लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना। आप ज़रा पढ़ो इसको, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वर्क डन बाई टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया,
देखिए कई चीज़ें कहा, कितना ज़्यादा इसका मतलब कि यूज़ है इस डिफ्रेंशिएशन का, आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? अदरवाइज़ ये फील नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे डिफ्रेंशिएशन पढ़ा देते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो भाई इसका यूज़ क्या है। लेकिन मैंने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि देखिए आपने सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा है, पूरे फिजिक्स में इसका यूज़ है। आप चाहो तो देखो, एक और देख लो ये तो हमने दे दिया 4-5 तो एग्जाम्पल दे ही दिया। एक्स टी ग्राफ का दिया, वी टी ग्राफ दिया, हमने ए टी ग्राफ दिया, मोमेंटम टाइम ग्राफ दे दिया, वर्क टाइम ग्राफ दे दिया। आपसे ये भी पूछ सकता है, दिस इज चार्ज फ्लोइंग, ये चार्ज है बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर वही कर लीजिए आप, मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है, पी पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझसे कहा गया कि ज़रा स्लोप निकाल के बताइए, और ये भी बताइए कि वो स्लोप देता क्या है। तो चलिए मैंने स्लोप निकाला, ये थीटा कुछ होगा, tan थीटा, ये स्लोप हमने निकाला है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, स्लोप को लिखते कैसे हैं, dy/dx यानी dq/dt। इस स्लोप को हम लोग क्या लिखेंगे, dq/dt। अब ज़रा पढ़ जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब फ्लो ही है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, यही करंट का डेफिनेशन है। तो दिस इज़ करंट, जिसको आप आई लिखते हो। और ये करंट कैसा होगा, ये सब है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे देखिए, ये जो कर्व ऐसे किया हुआ ना, तो हर इंस्टेंट पे चार्ज फ्लो रेट जो है वो अलग अलग है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट भी होता है, जैसे एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज करंट भी होता है। तो अब ये सारी चीज़ें, एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं, एवरेज पावर भी निकल जाएगा, हर चीज़ में होगा। तो जहाँ भी आपका इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है वहाँ आप एवरेज भी निकाल सकते हो। क्लियर, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छा खासा फील आ गया होगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है यार डिफ्रेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलने वाला। बिकॉज ये सारी जगह क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। मैं कोई भी फंक्शन दे सकता हूँ, वर्क का टाइम के साथ दे सकता हूँ, मोमेंटम को टाइम के साथ रिलेट कर सकता हूँ, चार्ज को टाइम के साथ कर सकता हूँ, और भी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा यहाँ टाइम ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वेलोसिटी का पोजीशन के साथ ग्राफ आ सकता है, अब उससे पूछे जा रहा है, ये बताइए कि इसका स्लोप क्या आपको देने जा रहा है। तो कई चीज़ें हैं, है ना, ये कि आप इससे बच नहीं सकते, यू हैव टू स्टडी दिस डिफिनेशन। तो अब अगर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अब जैसे मान लें कि ये ग्राफ हमें आ गया, तो ठीक है, मैं तो जहाँ समझ तो गया कि भाई अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स देगा, लेकिन अगर फंक्शन कुछ दे देगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो उसी के लिए मुझे कुछ फॉर्मूला यहाँ लिखाना पड़ेगा, ताकि आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए हमको ये दे दे e⁻t log t² तो इसका हम आखिर dv/dt निकालेंगे कैसे भाई। मान लीजिए कहा जाए कि ये दे करके पूछे कि ज़रा इसका स्लोप निकालिए या एक्सेलरेशन निकालें। हमने जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ड्रॉ किया था, इसके जस्ट पहले जो फिगर ड्रॉ किया था एक्स टी ग्राफ वी टी ग्राफ। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और उसने ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ये वाला पार्ट v = et या t² दे दिया, क्या है कि ज़रा से ये क्वेश्चन दे करके उससे पूछा कि भाई ज़रा ये बताइए कि मुझे इसका स्लोप, इनडायरेक्टली स्लोप भी पूछ सकता है या सीधा नाम ही पूछेगा कि ज़रा ये बताइए कि v = t² आपको मैं दे रहा हूँ, t = 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताइए। यानी ये क्वेश्चन दे के आपसे जब पूछेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो आपको ग्राफ से ड्रॉ नहीं करना है, आपको तो कुछ अलग प्रोसेस एडॉप्ट करना होगा ना। तो आपको क्या करना होगा कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पता ही नहीं भाई, ये t² को हम डिफ्रेंशिएट करें कैसे, क्या है, इसे डिफ्रेंशिएट करने से आता क्या है, आप नहीं कर सकते। तो आपको एनी हाउ कुछ फार्मूला याद करना होगा जिसके बेसिस पे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं वो कुछ फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट रिलेशंस मैं लिखा दे रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन का, वो सब याद कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन फार्मूला कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा मैं, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहला फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ कि अगर y = कोई कांस्टेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल y = सपोज कर लीजिए कि 8 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। मैं सब y-s के ग्राफ में बता रहा हूँ, बाकी फिजिक्स में बाद में हम समझेंगे फर्क। इसी चीज़ को अप्लाई करना है। मैंने अभी आपने देखा कि मैथ का एक कंसेप्ट था और उसको हमने कई जगह फिजिक्स में यूज़ कर लिया। वही चीज़ है, फार्मूला मैं मैथ का लिखा रहा हूँ, y वर्सेस s का, और इसी को मैं यूज़ करूँगा हर जगह, चाहे वो xt का रिलेशन हो, vt का रिलेशन हो, at रिलेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह मैं इसको यूज़ करूँगा। तो फार्मूला यहाँ से आपको मिलने जा रहा है। तो अगर y कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, 0। अब समझो ये कैसे 0 कैसे आ गया, ज़रा देखो उसको। ये है y वर्सेस x ग्राफ फिगर। ये हमको जो फंक्शन दिया हुआ दे रखा है कि y = 8, तो यानी y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो 8 है। y = 8 ग्राफ कैसा होगा, y = 8 जो ग्राफ होगा, मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैंने 2 4 6 8, ये स्ट्रेट लाइन होगा। यानी ये x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू 8 है हर जगह, ये वैल्यू 8 है।
तो चाहे कहीं भी चले जाइए ये कांस्टेंट है। अब आप ज़रा देखो, ये है ग्राफ y = 8। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप ड्रॉ करूँ तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ज़रा बताओ इसका स्लोप कैसा होगा। स्लोप का मतलब होता है क्या, हिंदी में आप उसको समझो ढाल। जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बनाता है उसके tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, यही ना स्लोप कहलाता है। तो अगर कोई लाइन ऐसे है 30 डिग्री बनाए तो उसका स्लोप tan 30 होगा। अब उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए तो ये देखिए ढाल के टर्म में समझिए तो अच्छी से समझ आएगा। तो ये स्लोप ऐसा है। तो अब आप खुद बताओ कि इन दोनों लाइन में किसका स्लोप ज़्यादा है। जाहिर है जितना ऊपर जाएगा उतना स्टीपर होते जाएगा, उतना स्टीप स्लोप होगा। तो बढ़ते ये बिल्कुल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या है, मैक्सिमम स्लोप है, यानी उस पर आप वो इन्फिनिटी होता है। बिकॉज ये हो जैसे मान लीजिए tan थीटा की 30 लेंगे तो tan 31/√3, ये वैल्यू अगर मान लीजिए आप ये 30 ले लो और ये एंगल मैं 60 ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। मैं और आगे बढ़ाऊँ, इसका स्लोप ज़्यादा है, ये मैक्सिमम होता है क्योंकि इसका एंगल आपका 90 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं कि tan 90 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इसका स्लोप इनफाइनाइट। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो स्लोप का कंसेप्ट समझ आ गया। अब अगर मैं इसी को फिर गिराना शुरू कर रहा हूँ, करते मैं इस लाइन को बिल्कुल इसके पैरेलल ले आऊँ ऐसे, तो 90 से घटते मैं बिल्कुल अगर पैरेलल पे आ जाऊँ, ठीक है ना, तो वो लाइन इसके साथ कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री। तो वो केस यहाँ है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं अगर इस लाइन का स्लोप ड्रॉ करूँ x के साथ, वो एंगल कितना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसका थीटा अगर आपसे कहा जाए x एक्सिस के साथ ये 0 डिग्री होगा, और इस वजह से स्लोप इसका कितना होगा, स्लोप इज़ tan थीटा, दैट मीन्स tan 0, और tan 0 क्या होता है, 0 होता है। और इसी स्लोप को हम लोग लिखते कैसे हैं, dy/dx, पता होगा आपको, है कि नहीं। तो dy/, स्लोप आ गया, स्लोप 0 तो dy/ds भी 0, और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो ये फील आ गया होगा आपको कि y = 8 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का स्लोप 0 होता है। इस हिसाब से हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी y = कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई भी कांस्टेंट, तो उस केस में dy/ds क्या होता है उसका, ये क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज y = कांस्टेंट का मतलब हो गया कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन जो होती है दोनों के बीच का एंगल 0 होता है ना इस केस में, राइट। x के साथ वो एंगल 0 डिग्री बनाएगा, जब 0 डिग्री बनाएगा तो tan थीटा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब लोग हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप ही dy/ds होता है। क्लियर हो गया। अब आइए ये याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। मैंने अगर मान लीजिए कि y = k रहा कोई कांस्टेंट, तो dy/ds 0 कर देंगे। अब अगला ये y = मैं x ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका dy/ds क्या आएगा, इसका dy/ds क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसको भी फिल कर लो, बस यही। अब ज़्यादा आगे फिल मत मांगिएगा, इतना फिल हम नहीं करा सकते भाई। इसके बाद हम सीधा फॉर्मूला लिखाएंगे, 1-2 का बता दे रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा आएगा ज़रा बताओ। y = x का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ कहीं पॉइंट आया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है नहीं। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो कुछ ऐसे आने जा रहा है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप ज़रा मुझे बताओ कि इस केस में अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ तो ये x का भी 2 है, y का भी 2 है। मैं अगर ये ले लूँगा तो x भी 1 y भी 1। अगर मैं ये थर्ड पॉइंट ले लूँ तो y भी 3 और x भी 3। तो कोई पॉइंट ले लीजिए और tan थीटा ज़रा निकाल लीजिए। मैं थीटा ले रहा हूँ, तो अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूँ तो ज़रा देखो tan थीटा क्या होगा 2 पॉइंट के लिए, और यही स्लोप देने जा रहा है, याद रखिएगा। tan थीटा का 2 पॉइंट के लिए tan थीटा कितना होगा, दिस परपेंडिकुलर बाई दिस बेस, परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज ऑल्सो 2, तो ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसी को स्लोप बोलते हैं हम लोग, और मैथमेटिक्स में इसी को क्या लिखते हैं, dy/dx। तो देखिए dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी कि नहीं, तो दिस इज़ 1। तो ये तो कुछ ग्राफ से हमने समझा दिया। अब आगे जो टिपिकल फार्मूला सब है वो हम सीधा फार्मूला लिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सबका ग्राफ ड्रॉ करके ये चीज़ें निकालना पॉसिबल नहीं है। और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, सबका डेरिवेशन कराया जाता है। अलग अलग फॉर्मूला y = x⁴n का, log x का, e⁻x का, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है आपको। तो ये मैथमेटिक्स का काम है। मैं इससे फॉर्मूला लिखाऊंगा क्योंकि मुझे उसे फिजिक्स में यूज़ करना है, राइट। तो मैं वो सारा रिलेशन यहाँ लिखाने जा रहा हूँ कि अगर y = x⁴n है तो dy/dx जो हो जाएगा ये क्या होगा,
मैं इसकी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4 आइए, अगर y का पावर y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, बेस यहाँ पे e होगा, तो इस केस में dy बाई डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल टू e पावर x देन dy बाई डी एक्स इज़ ऑल्सो e पावर x। क्लियर? अगर y की वैल्यू a पावर x है, याद रखिएगा ये एक्सपोनेंशियल है, ये a कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी dy बाई डी एक्स, ये होता है a पावर x log a बेस e। यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ निकाल सकती है। तो मैं जैसे अभी रिलेशन लिखा रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा बिल्कुल। 7 में आप आइए, 7 में मैं लिखा रहा हूँ कि अगर y इज़ इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो cos x होता है। ठीक है, 8 नंबर, इफ़ y इज़ इक्वल टू cos x देन dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा, राइट। इफ़ y इज़ इक्वल टू tan x देन dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और कितना लिखूँ मैं, और लिखा दूँ, चलिए और लिख लीजिए 10। इफ़ y इज इक्वल टू cot x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है ना भाई? इफ़ y इज इक्वल टू sec x then dy by dx is sec x into tan x. If y is equal to cosec x then dy by dx is equal to minus cosec x into cot x। ये है रिलेशन और मेरे ख्याल से सफिशेंट है। e पावर x हो गया, log x हो गया, e पावर x, ठीक है, सफिशेंट है। इतना रिलेशन अगर आप याद कर लो तो फिज़िक्स में आप खेल सकते हैं, यू कैन ईज़िली प्ले विद फिज़िक्स। कम से कम अभी जो लेवल है आपका जेई और नीट तक में तो आप कर सकते हैं। आगे मैं और थोड़ा बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, मतलब थोड़ा बहुत, दिस वाज थोड़ा बहुत अबाउट डिफरेंशिएशन, राइट। अब मैं इसको कुछ क्वेश्चन में करा रहा हूँ यहीं पे, इसको मैं मिटा दूँ, ये दोनों समझ में आ ही गया था। मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी में क्वेश्चन मुझे कराना है। देखिए एग्जाम्पल, अगर y की वैल्यू x स्क्वायर है तो देखिए वो इस रिलेशन पे आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो जिस dy बाई डी क्या होने जा रहा, अगर y का पावर x पावर n है तो dy होगा n x n माइनस 1, यानी पहले पावर पे यहाँ करो 2, फिर x का पावर n माइनस 1, पावर x सब्ट्रैक्ट होता है तो जैसे 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू सिंपली x। ठीक है, अब आप कह सकते हो अगर मान लीजिए y की वैल्यू x का पावर 4 हो गया तो dy बाई डी बहुत आसान है। क्या करते हैं, एक पहले पावर उतारिए और अगली बार x में एक घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4x3, राइट। आगे देखिए, अगर y का वैल्यू x का पावर हाफ है, यानी मैं ऐसे लिखूँ रूट x, ये भी इसी पे बेस्ड। रूट x को आप क्या लिख सकते हो, रूट x लिख सकते हैं x का पावर हाफ। तो इसमें dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ज़रा देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर वही निकाल लिया हाफ, पावर तो उतारेंगे पहले, फिर x का पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 का मतलब माइनस हाफ आएगा, तो दिस इज़ हाफ और x का पावर माइनस हाफ, जिसको आप लिख सकते हो 1/2। x का पावर माइनस हाफ का मतलब नीचे लिख जाएगा तो प्लस हाफ, यानी 2 रूट x, ये होगा इसका वैल्यू। मिटा दो इसे। अब आइए इस पे करते हैं, y इज इक्वल टू, तो खैर फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, मैं इसको क्या लिखूँ, y इज इक्वल टू लॉग x है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। y पावर e पावर x सीधा डिवाइड, ये भी e पावर x ही होता है, y इज इक्वल टू a पावर x, ये भी a पावर x लॉग, ये फॉर्मूला है, यूज़ कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लिया तो कोई बोले कि y इज इक्वल टू 4 पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मैं इस पर है ये कांस्टेंट का पावर x, इसका डिवाइड क्या आएगा ज़रा देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू
पहले तो ए पावर एक्स उतार ही दिया जाता है, दिस इज़ अगेन 4 पावर एक्स, राइट। और आगे है log a यानी log 4 हो जाएगा इसका आंसर, बेसिक। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। मैक्सिमम आपका यूज़ अभी ये होगा, इस वाले फॉर्मूले पे काफ़ी यूज़ है। मैं इसमें बोल सकता हूँ, सपोज चलिए आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स, ये है, इसको निकालिए। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये है बेसिकली x का पावर 1/3। तो जैसे आप कन्वर्ट किया पावर में, फ़ौरन फटाफट इसको यूज़ कर लीजिए। तो dy/ds क्या होगा, 1/3 x का पावर 1/3 -1, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल अगर ऐसा रहे कुछ 5x का पावर 3 सपोज है, तो इसी पे बेस्ड इसमें क्या करते हैं कि कांस्टेंट को पहले आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कांस्टेंट है अलग से कांस्टेंट नहीं है, मैंने क्या बताया था कि अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा y इक्वल टू 5 अकेला कांस्टेंट, उस केस में क्या होगा, dy/ds की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये कांस्टेंट तो इसके साथ अटैच है ना, जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मैं ड्रॉ करूँगा तो y इक्वल टू 5 कुछ ऐसा आएगा, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा थोड़ी आने जा रहा है। इसमें तो 5 क्या है, 5 टाइम्स है, तो यानी पहले 5 को आप यूज़ कर लो, उसके बाद x क्यूब को इस तरह से बेसिस पे आप उसको मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 5 हमने कॉपी कर लिया, इसके बाद x क्यूब को इस पर लगा दिए, तो x क्यूब का क्या होगा, पहले n यानी 3, यहाँ n 3 है, इसके बाद x का पावर n-1 यानी 3 - 1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15x²। तो दिस इज द आंसर। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे y इक्वल टू x² है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे बड़ा आसान, dy/ds कितना होगा पहले आप पावर कॉपी कीजिएगा 2, फिर x का पावर 2 - 1 यानी वैल्यू आ जाएगी 2x, राइट। लेकिन अगर आपसे कहें कि ज़रा इसको डिफरेंशिएट करो dy/dz में कह रहा हूँ, dy/dz ये वैल्यू कितनी होगी, और ये कह दिया जाए कि भाई x का जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z, x का z के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है सपोज, यानी y z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो y z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या मतलब हो बताओ, यानी y और z के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उस पर, y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z। जब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z होगा, तो y इज इक्वल टू, खुद देखो y इज इक्वल टू 5, ये क्या है कि y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ राइट साइड, यानी फिक्स हो गया ये वैल्यू, आपने फिक्स कर दिया। तो y जब किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा ना, तो उसके केस में डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, तो इस केस में dy/ds क्या लिखते हैं, dy/ds 0। कोई चीज़, कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूँगी x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t, इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो याद रखिएगा कि इस केस में dx/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई चीज़ किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसका मतलब उसके साथ वो वेरी ही नहीं कर रही है, तो जब वेरी नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है, जो छुपा हुआ मीनिंग है वो क्या है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब आप खुद देखो कि भाई ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ किस तरह से x चेंज हो रहा है वो बताइए, और ये कह रहा है कि x टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रहा, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। कोई चीज़ किसी के साथ अगर चेंज नहीं करी तो उसके साथ वेरिएबल नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही वो, तो ये याद रखिएगा कि इसका मतलब वो कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं करे, इट इज़ 0। तो जब भी कहा जाए कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सम वेरिएबल, तो उसके साथ डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंज होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होना, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t, मतलब x इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विथ टाइम, और जब वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। गॉट इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने बता दिया कि याद रखिएगा। इस केस में हमने इसको ऐसे लिखा है, y x के साथ वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा, तो dy/ds से तो वैल्यू आ जाएगी, एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही फंक्शन देके वो आपसे पूछे कि y का डिफरेंशिएशन z के साथ कीजिए, और हमें पता ही नहीं यहाँ पे कुछ, वो तो कह रहा है कि y तो खाली x के साथ वेरी कर रहा है, उसका z के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर इस केस में मैं क्या लिखूँगा, 0, दिस इज गोइंग टू बी 0। y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, y x पे डिपेंड कर रहा है लेकिन y z पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो जब y z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब y z के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो जब y z के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या लिखेंगे, 0 करेंगे। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आसान। सब इसमें करना क्या ज़्यादा देखिएगा। सब पहले मैं कह रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई फंक्शन देता है y इज इक्वल टू 8
एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इस केस में करना क्या होगा कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिफ्रेंशिएशन सॉल्व किया है उस केस में क्या था कि y वाज अ फंक्शन ऑफ x, और वो जो राइट साइड में जो टर्म था वो एक ही टर्म होता था। अब यहाँ पे कहते हैं दो टर्म्स हैं, ये और ये, बीच में प्लस या माइनस हो सकता है। तो अभी मैं प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया था जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते थे, सिंपली 2x फॉर्मूला हमने लिखा रखा है, उसको आप देख लें एक बार, उसी को मैं यूज़ करूँगा। इसमें क्या होगा कि इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, दोनों को यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 8x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 को आप कॉपी करो और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वहाँ से लीजिए, दिस इज 2x, ठीक है ना, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज सिंपली cos x। हो गया, यही आंसर है, 16x प्लस cos x, दिस इज द आंसर। अगला आप ले लीजिए, सपोज के लिए आपको दे दिया जाए y इक्वल टू e पावर x प्लस a पावर x प्लस log x प्लस sec x, है ना, प्लस क्या की जगह माइनस भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप आराम से भी इसको ही डिफरेंशिएशन कीजिए। सबका मैंने डिफरेंशिएशन लिखा रखा अलग से, जस्ट उसका डिफरेंशिएशन लाइए या पुट कर दीजिए। e पावर का x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, प्लस साइन निकाल लिया हमने। a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log a बेस e, क्लियर है बिल्कुल, प्लस ये प्लस साइन फिर उतारा हम लोगों ने। फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ऐसे लिखिए, एंड माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सब लिखा रखा है मैंने, आप उसको देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने कराया था, या अगर आप इस वीडियो में है तो एनीवेज ये सारा डिफरेंशिएशन मैंने लिखा रखा है, आप उसको यूज़ करते जाइए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सो ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हों राइट साइड में, तो आप सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करें और उसको साइन के साथ लिखते चले जाएं, and that way you can get the differentiation of that function, आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान था ये। अब आगे देखिए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। अब देखिए आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, वो था डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एडिशन हम लोग पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया दोनों में, अभी जस्ट इससे पहले, और ये प्रोडक्ट। यानी अगर y आपका फंक्शन हो कुछ इस टाइप का, एक u हो और ये v, इसको u भी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस केस में अगर यानी ये दो टर्म है, ये कह सकते हैं आप, ये फर्स्ट टर्म तो नहीं बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, टर्म्स तो नहीं बोलेंगे इसमें, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन है ना। टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स का मतलब होता है कि आपका एडिशन और ये प्लस और माइनस से वो सेपरेट होता हो। तो जैसे आपको अगर ऐसे लिखा रहेगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, तो एक एक्सप्रेशन में दो टर्म है क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है ना। अगर ऐसे रहेगा एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स प्लस साइन है, तो इसमें तीन टर्म्स है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा ना एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो ये एक ही टर्म है, सिर्फ क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस टाइप से होता है। तो ये मैं प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसमें u एक फंक्शन होगा, फिर v एक फंक्शन होगा, इसी टाइप का। u मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और v मान लीजिए लॉग एक्स है, जस्ट फॉर दिस केस। तो इस केस में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे y को, तो देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, आप लिखोगे dy बाई dx लिखना होगा। तो इसमें तरीका क्या, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज़ होता है भाई कि भाई अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो मेथड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट, इसको यूज़ करूँगा मैं। तो हम लोग का असल पार्ट है कि उसको अप्लाई कैसे करना है फिजिक्स में, वो ध्यान समझिएगा। और दाई देखिए जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें मैथ्स पढ़ना ही पूरा है, तो डिफरेंशिएशन आप पूरा पढ़ लोगे। लेकिन नीट के पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो नीट वालों को उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, यानी मोर देन सफिशिएंट है। उतना अगर आप सीख लो तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। और जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं मेन से एडवांस की, तो उनको तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है मैथ्स सारा से, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे वो। तो अगर y ऐसा फंक्शन हो जिसमें राइट साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो ऐसे केस में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, तो देखिए तरीका क्या है। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को आप लिख लो एज इट इज़, u उतार लेंगे, पहला फंक्शन। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो u dv बाई dx, यानी फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ उतार लेंगे और सेकेंड फंक्शन को x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर प्लस साइन देंगे
और प्लस साइन लाने के बाद अब इस बार क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को उतार लेंगे v और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे v du बाई dx। तो ये है आपका मेथड किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स का। तो चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आसानी से। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू, अगर आपको दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और कहा जाएगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये क्या है, देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये इसका प्रोडक्ट है। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसको आपको कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट करिए। तो कैसे करेंगे जरा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। डी वाई डी से बाद ये मेथड क्या बोलता है कि पहले फर्स्ट टर्म आप कॉपी कर लो। तो फर्स्ट टर्म मैं इसको मानो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड टर्म, राइट। तो मेथड के हिसाब से फर्स्ट टर्म पहले मुझे उतारना होगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर उतार लिया मैंने, और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, डी वी बाई डी एक्स, यानी आप इसको u मानो, इस वाले फंक्शन को हमको क्या मानना है u, और इस वाले फंक्शन को आप v मानिए। तो पहले आपने u उतार लिया, एक्स स्क्वायर, u आपने किसको माना, एक्स स्क्वायर को, u आपने उतार लिया। इसके बाद प्रोडक्ट का साथ बीच में मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली। इसके बाद सेकंड वाले यानी v को डिफरेंशिएट करना है x के साथ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/x प्लस साइन, ये प्लस साइन उतार लिया हमने। इसके बाद अब सेकंड फंक्शन उतार लेना है, यानी सेकंड फंक्शन आपका log x है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, जैसे ये v की जगह मैं उतार रहा हूँ log x, क्लियर बिल्कुल। इसके बाद फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 2x होता है, आप इसको यहाँ पर लिखिए 2x, क्लियर बिल्कुल ईजी। अब देखिए यहाँ से आप चाहिए तो एक x कैंसिल कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन लिए, तो इस साइड बचेगा 1 और इधर बचेगा आपका 2 log x, राइट। सो दिस इज द आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली बार आप ले लीजिए e पावर x इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट ही है ये भी, इसको आप u मान लो, इसको v मान लो, इसके बाद अप्लाई कर दो। कुछ करना ही नहीं है यार, बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं करना है, खेलते जाइए बस धड़ाधड़। तो अब देखिए फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट मुझे u कॉपी करना होगा। तो u यहाँ पे e पावर x है, तो e पावर x आप कॉपी कर लीजिए इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है x के साथ। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, cos x लिखिए। इसके बाद क्या है, प्लस साइन उतारिए, फिर v कॉपी करना है, तो v यहाँ पे साइन x है, साइन x वैसे ही उतार लीजिए आप, राइट। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स, यानी u को डिफरेंशिएट करना है, यानी इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x ही होता है, इसको एज इट इज उतार लीजिए। आप देखो e पावर x यहाँ भी, e पावर x यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो आंसर हो जाएगा cos x प्लस साइन x, आंसर छुट्टी खत्म। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था u इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अब पढ़ने जा रहे हैं u बाई v, यानी डिवीजन ऑफ फंक्शंस। अब आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, खत्म। यानी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y बराबर एक्स स्क्वायर और y साइन एक्स, अलग अलग फंक्शन है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसका डिवीजन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी है मेथड, मैं बता दे रहा हूँ कि इस केस में अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा जाएगा, दो फंक्शन को डिवीजन में रखा गया हो, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और आपसे कहा जाए कि ज़रा इसको डिफरेंशिएट करके बताइए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि देखिए मैं पहले सेकंड फंक्शन को मैं यहाँ उतारूंगा v, मैंने डिनोमिनेटर को कॉपी करना है, नोट के बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए वहाँ पे, उसके बाद न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। तो v डी यू बाई डी एक्स, माइनस साइन होगा इस केस में, प्रोडक्ट में प्लस वाला था, यहाँ माइनस साइन है। अब की बार फर्स्ट को उतारिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, तो फर्स्ट इज u और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो क्या है, सेकंड फंक्शन यानी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये होता है मेरा। तो ये सारे वेल नोन फॉर्मूला है जो लोग आप लोगों को मैं बार बता रहा हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 फॉर्मूला है यार, आप इसको सिर्फ याद करें ना, बाकी उसके बाद आप सिर्फ खेलते रहोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। बाकी ये कंसेप्ट है, यहाँ भी यूज़ हुआ कम से कम ये कि अभी आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ लो तो आपको फिर बाद में कभी परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन और नहीं समझा है,
तो वो ज़रा सा भी ट्विस्ट हुआ क्वेश्चन में नहीं बनने वाला उनसे। हालांकि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। मैं बता ही रहा हूँ कि अगर आपको डिफरेंशियल का फॉर्मूला याद है तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को डिफरेंशियल करने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो हाथ खड़ा कर देंगे तो नहीं बनने वाला। तो अब देखिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे इसी को करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, क्या है, जरा इसको सॉल्व करो। तो इस मेथड के हिसाब से क्या होगा ज़रा देखो, डी वाई बाई डी मुझे निकालना है ना। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपको न्यूमरेटर बोलो, जिसे डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर को उतारना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस करके न्यूमरेटर को उतारना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये ना करना है। उसको फॉलो हो जो v, ये वाला v मानो, दिस इज v एंड दिस इज u। और उसके बाद उसके हिसाब से चल जाइए। तो पहले v क्या है, v साइन एक्स, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, साइन एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ लिखिए 2x माइनस साइन उतार लीजिए। और अब की बार u उतारना है, u आपका एक्स स्क्वायर है, इसको उतार लीजिए एक्स स्क्वायर। और फिर v को डिफरेंशिएट करना है, डी वी बाई डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर साइन एक्स का, तो साइन स्क्वायर हो गया। तो आप इसको जो सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि y इज इक्वल टू लिखूँ log x प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स, सपोज कहा जाएगा, जरा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो जाहिर भाई ये भी इसमें क्या होगा, इस पूरे को आपको मानना होगा u, और ये आपका v। तो चलिए सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट में v आपको कॉपी कर रहा था, v सिंपली x, इसको x लिख लीजिए। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है पूरे को, और ये दो टर्म्स हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा एडिशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कीजिए, उसके बाद लिखते जाइए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट यानी इस पूरे को डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसमें जितने टर्म्स होते हैं, अगर यहाँ तो दो ही टर्म्स हैं, 2 4 6 जो भी होंगे, तो हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, और जो साइन यहाँ दिया हुआ उसको पुट अप करते जाइए। तो देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1/x, फिर ये वाला प्लस साइन यहाँ उतारिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये काम खत्म हो गया, यहाँ पे फिनिश। ये हो गया v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसका काम हो गया v डी यू बाई डी एक्स। फिर ये वाला माइनस साइन दीजिए यहाँ पे, इसके बाद u उतार लेना है, u आपका यही है, इसको कॉपी कर लीजिए। दिस इज log x प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया आपका u, ये हमने u उतार लिया। इसके बाद है डी वी बाई डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो x का डिफरेंशिएशन x के साथ क्या होता है, सिंपली 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, खत्म। ठीक है, चलते जाइए। एक चीज़ और बची रही है, वो है चेन रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यार, इसमें लोग बहुत फंसते हैं। चेन रूल क्या है ज़रा देखोगे, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, बहुत से लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं इसमें, बट स्टिल है बड़ा आसान ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर इधर उधर दिमाग में है कोई बात, इधर उधर किसी से मीटिंग वगैरह रखे हुए हैं, तो भूल जाइए और थोड़ा फोकस कीजिए इस पर। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, सपोज के लिए आपको दे दिया जाए अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, कहा जाएगा जरा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। कैसे करोगे बताओ। इसमें जो सबसे पहला मेथड है कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को x मान लेता, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तब तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। मैं क्या करता हूँ कि y बराबर लिखता मैं x का पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ ही हुआ ना, और मैं यहाँ लिखता डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाता हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस 1, यानी हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ, और ये हो जाता नीचे आ जाता है एक्स का पावर हाफ, माइनस हाफ ऊपर तो नीचे जाके प्लस हाफ होगा ना भाई। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये हो जाता। लेकिन अंदर तो ये फंक्शन है। तो इसका तरीका ये है कि पहले आप इस पूरे को x मान के सॉल्व कर जाओ, अब फिर बाद में x को आपने माना उसको आप डिफरेंशिएट कर जाओ। एक तरीका है, मैं आज से बताते जाऊँगा, समझ में आता जाएगा। तो पहले एक मेथड नंबर 1 है, यानी जो भी चीज़ आपके अंदर है जो परेशान कर रही है आपको, भाई अगर ये पूरा x होता तो मैं सॉल्व कर दूँ, आप x मान के सॉल्व कर जाओ। तो मैं वाली करें, यानी मैंने इसको पूरे को x मान लिया, उसके साथ जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1/2 रूट ये वाला x, ये वाला x नहीं, ये वाला x, उसको हमने x माना है। इसके बाद क्या करना होगा, इनटू, अब जो इसको आपने x माना, आपने x किसको माना है, x माना है इसको, x क्यूब प्लस 1 हो। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि ये तो था नहीं, आपने तो असल फंक्शन तो ये था, आपने उसको माना, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा dx बाय डी स्मॉल एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यानी ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी होगी।
और बाद में जो चीज़ यहाँ आपने जिस x को जो माना उसको यहाँ पुट कर दिए तो आंसर हो जाएगा 1/2 रूट x की वैल्यू क्या है x³ + 1 और ये हो जाएगा 3x²। सो दिस इज द आंसर। बिल्कुल क्लियर है? कहो कि कुछ क्लियर नहीं? बोलो बोलो, मैं बताऊंगा अभी, बताओ ना। नहीं क्लियर नहीं सर। अब आगे सेकंड मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो गया हो। सेकंड मेथड ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया जाए, रूट ये है x³ + 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एक चीज़ मैं पहले समझा दूं कि अगर y बराबर √x है, इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखो, अच्छा रहेगा। तो dy/dx अभी हमने जस्ट किया है, मैंने ऐसा नहीं कि आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए y बराबर √x और हाफ हमने किया था, तो आंसर आया था 1/2 √x। इसको एज इट इज़ याद कर लो तो अच्छा रहेगा कि जब भी y बराबर √x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x, यानी रूट वाले फंक्शन का इतना डिफरेंशिएशन होगा डायरेक्ट। तो अब इसमें देखिए एक्चुअली है क्या कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपको पावर है, हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उसमें पावर भी आता है, लॉगरिथमिक भी आता है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अगर कई चीज़ें होंगी तो पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, है कि नहीं। अगर कई ऑपरेशंस अगर एक साथ हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हम लोग करते हैं। इसमें आप सबसे पहले पावर लिखें डिफरेंशियल केस में, यानी सबसे पहले पावर का काम करेंगे अगर होगा तो, ठीक है। अगर प्योर अलजेब्रिक फंक्शन है तो, अदरवाइज अगर साइन लॉग है तो फिर वो अलग चीज़ आ जाएगी, फिर जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में करेंगे। तो इसमें आप जरा देखो, या और आसान कर दे रहा हूँ। इसमें जब आप देखिएगा तो सबसे पहले चीज़ आपको मिलेगी रूट के बाद फंक्शन है। और चेन रूल में यही होता है कि आप फंक्शन में जैसे से आगे बढ़ेगा, जो चीज़ पहले मिले उसको आप डिफरेंशिएट कर जाओ। तो पहले देखो मैं क्या लिखूँगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये इसी में पूरा का पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ है, मतलब अगर आप समझ जाओ तो बहुत ईजी। आपने y का फंक्शन देखा, तो जब आप आगे बढ़ोगे इस फंक्शन में जैसे ही इन करोगे, ये ब्रैकेट में हटा दो, ब्रैकेट में तो चाहिए नहीं, यही है ना √x³ + 1। तो जैसे ही आप बढ़े तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिली, स्क्वायर रूट, है ना। तो रूट के अंदर जो भी होता है, यानी रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला ये 1/2 √x, एकदम सिंपल। जहाँ रूट मिलेगा, रूट के अंदर चाहे जो हो, यहाँ रूट के अंदर x है तो ये था 1/2 √x। अगर रूट के अंदर यहाँ z होता तो ये होता 1/2 √z। यहाँ अगर उसको z के साथ अगर मैं करता, यहाँ पे यहाँ रूट के अंदर होता, सपोज कर लीजिए कि कुछ भी हलवा, तो dy/d हलवा क्या होता है 1/2 रूट हलवा, ठीक है। यहाँ पे होता कुछ भी, सपोज कर लीजिए कि चना, और dy/d चना क्या होता है 1/2 रूट चना। तो जो भी चीज़ होगी उसको हम उतार लेंगे। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर ये चीज़ है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या लिखूँ, पहले मैं रूट का काम करने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। तो पहला इसमें जो टर्म मिलेगा रूट काम होगा, फिर अंदर जाइएगा तो फिर आपको अलजेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, मैं लिखा दे रहा हूँ। तो ये चेन डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी पहले आपको रूट का काम करना होगा, फिर अंदर जाके फिर उसका भी काम करना होगा। तो पहले रूट का काम करो, तो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 रूट, यानी √x होता है तो 1/2 √x पूरा उतर जाता है। तो ये मैंने a है तो ये पूरा का पूरा उतर जाएगा x³ + 1, इतना तो काम हो गया। इसके बाद आगे बढ़िए तो रूट का काम फिनिश। अब अंदर आए तो ये फंक्शन मिल गया, और ये सम ऑफ दी टर्म्स है, बहुत आसान है। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 1 का डिफरेंशिएशन 0, आंसर आ गया 3x² दिस। देखिए वही आंसर यहाँ आया। अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो मैं अभी और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। सपोज कर लीजिए आपको दे दिया जाए 1/√sin x², ठीक है। अब जरा देखो क्या होने जा रहा है, dy/dx मैं क्या लिखूँ, क्या है 1/, इसमें देखो क्या होने जा रहा है। जब मैं इसी प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा, इसी मेथड को, सबसे पहला चांस जब भी आप इन कीजिएगा, जैसे आप फंक्शन में इन किए तो सबसे पहली चीज़ मिलेगी आपको रूट, यानी रूट का काम करना है। रूट के बाद अंदर जाएगा तो फिर साइन फंक्शन मिलेगा, तो फिर साइन का काम करना है। फिर अंदर जाएगा तो अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा, फिर अलजेब्रा का काम करना है। इस टाइप से आप मूव करते जाइए एकदम लगातार, ठीक है। तो आपको याद होगा अभी हमने लिखा है कि y बराबर अगर √x है तो dy/dx क्या है, dy/dx है 1/2 √x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद साइन के बाद जो कुछ होगा इसका, अगर y बराबर sin x है तो dy/dx क्या होता है cos x। जो चीज़ यहाँ रहेगी उसको उतारते चला जाना। अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, पहले मैं रूट का काम करूँगा।
तो रूट के हिसाब से फॉर्मूला ये है, जो चीज़ होती है रूट के अंदर वो पूरा 1/2 करके उतार देते हैं। तो देखिए 1/2 रूट, ये पूरी चीज़ उतर जाएगी साइन एक्स का स्क्वायर, ये रूट का काम हो गया, ख़त्म। अब आप अंदर आ जाइए इसमें, अब है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या किसका काम करना, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन के बाद जो कुछ होगा कॉस होकर उतर जाता है। साइन एक्स तो यहाँ आ गया डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये होता है अगर साइन ऑफ हलवा तो ये होता है कॉस ऑफ हलवा, है ना। साइन ऑफ लंगड़ा कॉस ऑफ लंगड़ा, है ना। साइन ऑफ लुल्ला कॉस ऑफ लुल्ला, मैंने कुछ भी कर दीजिए, जो रहेगा डिफरेंशिएशन उसी फॉर्म में उतार देना आपको, ठीक है। साइन ऑफ मदर तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ मदर। तो यहाँ क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन का भी काम हो गया। और अंदर जाइए, और अंदर गया तो आपको एक्स स्क्वायर मिला, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, खत्म, आपका मिल गया। तो ये 2 काटिए यहाँ से, खुशी खुशी लिखिए, ये x हो गया, ये है कॉस एक्स, लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। y of y is equal to, not of, y is equal to log of sine of e पावर 4x, ऐसे। अब देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन मिल रहा है, पहले log का काम करना होगा, फिर साइन का काम करना होगा, फिर e का करेंगे आप, अब फिर जाके 4x का करेंगे। तो ये इतनी चीज़ें हैं। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, बहुत आसान हो गया, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो log के बाद देखिए log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर y बराबर log ऑफ समथिंग है, कुछ भी हो, तो dy/ds क्या होता है, 1/that समथिंग, जो होगा पूरा पूरा उतार देंगे। तो ये log के बाद ये पूरी चीज़ है। तो log ऑफ दिस यानी 1/this, log ऑफ x 1/x, तो log ऑफ दिस 1/this। तो पहले मैं log का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/sin e का पावर x, ये हो गया, log का काम खत्म। अब आइए साइन का। साइन के केस में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि y बराबर अगर साइन ऑफ समथिंग है तो dy/dx हो जाता है कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ x। तो साइन के बाद ये पूरी चीज़ है, इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। तो साइन ऑफ समथिंग इज कॉस ऑफ समथिंग डिफरेंशिएशन, ये मैं लिखूंगा कॉस e का पावर 4x इनटू साइन का भी काम हो गया। अब आइए e का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि अगर e पावर x होगा, y बराबर e पावर x, तो dy/dx क्या होता है बताओ, dy/dx सिंपली उतर जाता है, सेम, कोई चेंज नहीं है। y बराबर e पावर x, तो dy/dx e पावर x, यहाँ इतना है, इसको एज इट इज उतार दीजिए, e का पावर 4x, यानी एक्सपोनेंशियल का भी काम हो गया। अब और आगे बढ़िए, तो अब ये चीज़ मिल गया 4x, तो 4x का डिफरेंशिएशन सिंपली 4 होता है। तो अब देखिए क्या आएगा आंसर, 4e का पावर 4x एंड कॉस ऑफ दिस बाई साइन ऑफ दिस, कॉस बाई साइन कॉट होता है, सॉरी ये इस हाँ भाई भूल जाएगा, ये पूरा 4 गलती से लिखा गया था x, ये e पावर 4x है एज इट इज। तो cos e पावर 4x बाई साइन e पावर 4x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot e पावर 4x, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1/sin ऑफ दैट थिंग, छूट गया था वो आप कर लीजिएगा। फिर इसकी log का काम हो गया इतना, ये है log का डिफरेंशिएशन से आया, log का काम किया, फिर साइन पे गए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस हमने उतार दिया। फिर e का किया, तो e का जो भी डिफरेंशिएशन होता है e पावर x, तो वो सेम उतर जाता है, तो हमने उतार दिया। आगे बढ़े तो 4x, तो 4x का 4 हो गया डिफरेंशिएशन, एज इट इज, दिस इज द आंसर dy/dx। तो ये है मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आसान है ना। चेन भी रूल मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से हमने समझा दिया। तो नाउ यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद दिस चेन रूल डिफरेंशिएशन, राइट, ओके। अब आप चलिए हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें सपोज करिए कि एक मैं फंक्शन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1, सपोज, क्लियर। और चलिए इसका डिफरेंशिएशन पहले निकालते हैं, dy/dx। तो dy/dx कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 2, दैट इज 6x माइनस 2, राइट। अच्छा, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, अभी तक ये कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन अब ज़रा देखो, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू where value of x, find the value of x where slope is 0। मैं तो बताऊंगा मीनिंग क्या कराने जा रहा हूँ। अगर आपने मुझे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x where slope is 0, तो dy/dx जो हमने निकाला वो क्या निकाला, स्लोप ही तो है।
ये क्या है हमारा स्लोप है, तो स्लोप को ज़ीरो करना है। स्लोप हमारा इतना आया 6x - 2, तो 6x - 2 इसको ज़ीरो कर दीजिए। जब आप ज़ीरो करो तो क्या वैल्यू आ रही है 6x = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, यानी x = 3 पे स्लोप जो है इस ग्राफ का, जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे इसका, ये क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला है ये पूरा, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप x = 3 पे 0 आने जा रहा है। तो मैं लिख देना, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन, बेसिकली जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इज़ 0 एट किस पॉइंट पे, एट x = 3। तो स्लोप 0 होने का एक मतलब तो आपको समझ में आ गया कि उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोई भी लाइन y वर्सेस x, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल जो होता है वो 0 होता है, और स्लोप होता है tan थीटा। तो tan थीटा यानी tan 0 0, tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, स्लोप 0। तो जब भी कोई लाइन, कोई टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इस वजह से स्लोप 0 हो जाता है। चलिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप 0 हुआ तो क्या हो गया। काइनेमेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, कई जगह आपसे पूछेगा कि ज़रा ये बताओ कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या है, इस पार्टिकल की मिनिमम स्पीड क्या होगी, है ना। पार्टिकल बीच में होता है कि एक्सेलरेट किया हो, फिर रिटार्ड किया हो, और फिर एक्सेलरेट कर गया हो, तो हो सकता है कि पूछे कि मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था, ये ज़रा बताइए आप। तो उस केस में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मैक्सिमम मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेसिकली मैथ्स में, खास करके डिफरेंशिएशन जब भी आप पढ़ो तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या होता है यहाँ ज़रा समझिएगा आप। सपोज़ करिए हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे है, y = x ऐसे दिया हुआ है, और ग्राफ का शेप कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसे कुछ ऐसा शेप, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी ग्राफ का अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करना होता है, सपोज़ के लिए कि पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते थे कि एक लाइन ड्रॉ करते थे जो ग्राफ को टच करके निकल जाती थी, और एक एक्सिस पे हम उसको ले आते थे, और आती ही थी बेसिकली, तो जो एंगल बनाता था उसके tan थीटा को हम स्लोप बोलते थे। क्लियर है बिल्कुल। तो मुझे ऐसा बताओ इस केस में, इस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढो कि अगर वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। ये वाला टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। मुझे उस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है कि अगर मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा बताओ, जब पैरेलल होगा तो वहाँ पे स्लोप 0 होगा। तो अब देखिए वो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा केस आएगा, ऐसे। इस पॉइंट को नाम मैं दे रहा हूँ A, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ B। इन दो पॉइंट्स पे स्लोप 0, क्योंकि देखिए टेंजेंट आपका कैसे आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका इस केस में मैं लिखा दे रहा हूँ, इसका स्लोप यहाँ क्या होगा 0, और इस केस में यहाँ भी स्लोप क्या होता जा रहा है 0। और आप जानते हैं कि स्लोप को हम लोग dy/dx अब समझ चुके हैं, तो स्लोप को dy/dx लिखते हैं। तो dy/dx स्लोप ही देता है, याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं ना dy/dx, वो उस ग्राफ का स्लोप देता है बेसिकली। तो शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं इस बात को। तो अब आप जरा देखिए कि जब ये दो पॉइंट में हमने स्लोप 0 निकाला, तो इस पॉइंट पे आप उधर से अगर ऑब्जर्व करोगे प्रॉपर्ली, तो ये इस ग्राफ के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्लोप तो 0 है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद का केस अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे स्लोप चेंज होता है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी ना, तरह देखो खुद ही, ये इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ आ रही कुछ। हालांकि आगे मैथ में लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा वाले टर्म्स भी आते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि मिनिमा जो है मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हम जब मिनिमा या मैक्सिमा की बात करेंगे तो वो आसपास के रिलेटिव स्लोप के रेस्पेक्ट में बात होती है। अब ज़रा देखिए, यानी पहली बात कि खूब ध्यान समझिए, हमने जो स्लोप निकाला तो वो A और B पॉइंट्स पे आया। उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जहाँ भी चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उन दोनों केस में स्लोप 0 होता है। देखिए इसी पॉइंट में मिनिमा आया था और इस पॉइंट में मैक्सिमा आया था। तो मैं यहाँ लिख दूँ एज ए रूल कि चाहे आपको मैक्सिमा निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू y की, अब जाहिर बात है कि ये हमारा y है, हो
सपोज कर लीजिए कि आपको दे दिया जाए वी टी ग्राफ, ऐसे वी और ये टी, और ग्राफ कुछ ऐसा ही हो। ऐसे पूछे कि ज़रा वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी, मिनिमम ये वाली होगी। तो हम पहचानेंगे कैसे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम आता है? तो उसके लिए मैं यहाँ रुका लिया हूँ जरूर। तो यहाँ तो मैं मैथमेटिक्स के टर्म में लिखा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली फिजिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के निकालने के लिए। तो जब भी आपको इस तरह कोई फंक्शन दिया रहे ग्राफ और उसमें आपसे पूछे कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो पहले कंडीशन क्या है कि चाहे मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो वाई की या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, उसके लिए आपको स्लोप ज़ीरो वाला ढूंढना होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो मैं लिखा रहा हूँ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, किसकी वैल्यू? इसकी y की, जो इस एक्सिस पे होगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ y फंक्शन ऑफ x मस्ट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होना ही चाहिए, ठीक है ना, ये ज़ीरो आपका होगा। तो उस केस में आप ज़रा देखो कि यानी हमारे लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो पहला कंडीशन है वो क्या है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और उसको ज़ीरो के बराबर करना होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन इसमें अब पंगा क्या है वो देख लो कि जब डी वाई बाई डी एक्स हम ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज़ आएगी, हम लोग सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो पुट करेंगे तो वहाँ से एक्स की कुछ वैल्यूज़ आएगी। अब उस वैल्यू पे दोनों मिल सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, क्योंकि ये दोनों के लिए यही कंडीशन है, चाहे आप मैक्सिमा निकालो चाहे मिनिमम निकालो, दोनों के केस में स्लोप को ज़ीरो करना होता है। तो इससे तो कन्फ्यूजन होगा ना, स्लोप तो ज़ीरो हो गया, हमको वैल्यूज़ भी मिल जाएगी, यानी इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि मुझे एक्स की वो वैल्यूज़ मिल जाएगी। जैसे मैक्सिमा निकालें तो एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ मिलेगी x1, और मिनिमा निकालें तो ये x2 आ गया, तो मुझे x1 x2 कुछ वैल्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये अभी पता नहीं चला है कि किस वाले पे मैक्सिमम है किस वाले पे मिनिमम है, वो कैसे निकालेंगे? ये मुझे सिर्फ मालूम हो गया जैसे हम स्लोप को ज़ीरो करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएगी x, उस x पे हम ये बता सकते हैं कि भाई इस x पे या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। लेकिन कंफर्म कैसे होंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है? उसके लिए एक कंडीशन और है, वो क्या जरा देखिए कि इसके बाद आप क्या निकालिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है बता देना हो, ये बेसिकली होता क्या है कि जो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाला है ना, स्लोप आपने निकाला होगा, स्लोप का कुछ टर्म आया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू सपोज कर लीजिए आपके पास आ जाए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई 6x माइनस 2, दैट्स इट। अब अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी इसको हम कर रहे हैं डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब y को नहीं करा, अभी हमने y को किया तो ये मिला, अब हम इसको करने जाने तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स, यानी हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये पूरी चीज़ स्लोप कहलाती है, ये पूरी चीज़ क्या है? दिस इज स्लोप। तो अब हम स्लोप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के साथ, यानी ये कहलाता है डबल डिफ्रेंशिएशन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डी टू वाई, और पढ़ते कैसे हो इसे नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सिंबल है, इसको ऐसे मत समझिए कि यहाँ तो डी और डी टू हो गया लिख दिया, यहाँ आप डी एक्स दो बार तो दोनों जगह स्क्वायर कीजिए, ऐसा नहीं है। ये सिंबल है, ये सिंबल यूज़ होता है डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए, यानी हमने पहले y को डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोबारा x के साथ तो ये मिला, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ठीक है ना। और ये बेसिकली कर्वेचर देता है, याद रखिएगा। तो खैर इसे भाई पढ़ना नहीं, कंफ्यूज मत कीजिए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी हम पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप हमारा ये निकल गया, तो अब इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। और अगर उसकी वैल्यू यानी डी टू वाई, मैं यही यहाँ लिखा रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, ये स्लोप को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको मिला डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू उस x पे पॉजिटिव है तो ये मिनिमम का केस है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तब ये मैक्सिमम का केस, ठीक है। तो अभी कुछ शायद कन्फ्यूजन रहा हो, आपको कुछ समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन एक प्रॉब्लम कराने से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई बंदा अगर इसको समझना चाहे तो क्या कहेगा जरा, तो मैं क्या देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, खुद ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स और इस पूरे का नाम लिख दो स्लोप, ये बेसिकली वही है ना, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बोले ना।
तो डी टू बाई डी स्क्वायर क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसको कैसे बोलेंगे, डी बाई डी ऑफ स्लोप, इसको वर्ड्स में बोलो तो ये एक तरह से कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरे वर्ड्स में बोलो तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी स्लोप का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, यानी स्लोप कैसे चेंज कर रहा है। तो अगर स्लोप का चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, बाद का स्लोप और पहले वाले का स्लोप, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब मिनिमम है, उस पॉइंट पे मिनिमम होगा। और अगर स्लोप का चेंज निगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मैक्सिमम होगा। तो स्लोप का चेंज पॉजिटिव और निगेटिव आने का क्या मतलब होता है बताओ। ये है, दिखा दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा दूँ। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी स्लोप का चेंज बेसिकली निकालना है एक्स के साथ। ऑब्वियसली जब हम, इसका क्या मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिला है, जस्ट उसके बाद का स्लोप और जस्ट उसके पहले का स्लोप देखिए और उसका चेंज निकालिए। तो अगर चेंज निगेटिव, ये देखिए अगर चेंज पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, और चेंज अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो मैं निकालने जा रहा हूँ, जरा देखिए मैं ए पॉइंट में निकालने जा रहा हूँ, देखिए क्या होगा। एट ए निकालने जा रहा हूँ चेंज ऑफ स्लोप। रेट तो ऑब्वियसली है ही, एक्स तो बढ़ेंगे ही, आगे बढ़ रहे हैं। तो चेंज ऑफ स्लोप का मतलब वो फाइनल स्लोप जस्ट उस पॉइंट के बाद वाला स्लोप और उस पॉइंट के पहले वाला स्लोप को माइनस करना। तो यानी स्लोप फाइनल माइनस स्लोप इनिशियल निकालना। अब देखिए क्या होता है इसका, हम साइन पुट अप करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा ग्राफ होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव आता है, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो बनता है ये एक्यूट बनता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, और थीटा जब 90 से कम होता है 0 से 90 के बीच में, तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो जब तक एक्यूट एंगल बनेगा स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल ऐसे बन गया या ऑब्ट्यूज, ये देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप क्या होगा, निगेटिव। यानी अगर ऐसे लाइन है, ऐसे एंगल थीटा एक्यूट बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव, अगर ऐसे टेंजेंट आ रहा है तो निगेटिव। अब जरा देखिए ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ ए पॉइंट पे फाइनल स्लोप, यानी जिस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ ए, इसके जस्ट बाद वाला स्लोप देखिए और उसके जस्ट पहले वाला स्लोप देखिए। तो जस्ट बाद वाला जो स्लोप दिखेगा तो वो स्लोप कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। देखिए इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, इसके पॉइंट ऐसे। ये स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। देखिए ऐसा वाला निगेटिव, तो मैं फाइनल स्लोप लिखूँगा निगेटिव। फिर ये वाला माइनस साइन उतार दिया हमने, माइनस माइनस। और ये देखिए इसकी इनिशियल वाला स्लोप, यानी इसके जस्ट पहले ये वाला, ये स्लोप आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव। तो अब आप जरा वैल्यू कोई भी पुट कर लो, माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस समथिंग हो, कोई वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी ना। मैं सपोज के लिए मैं -1 लिखूँ सपोज, फिर यहाँ माइनस और ये पॉजिटिव वैल्यू 1, देखिए ये -2 आएगा, यानी निगेटिव। तो अगर चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव है, और चेंज ऑफ स्लोप को आप क्या बोलते हो, चेंज ऑफ स्लोप को आप बोलते हो ये d2/d²। चेंज ऑफ स्लोप क्या बोलते हैं, ये लिखा है ना, देखिए d2/d² को हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो अगर चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव है तो वो पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का है। तो देखिए अगर चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव है तो पॉइंट मैक्सिमा का है, यही लिखा है। और आप ज़रा मिनिमा का देख लो, मिनिमम देखो क्या होगा। मिनिमम में भी ज़रा देख लीजिए, एट पॉइंट बी मैं निकाल रहा हूँ, एट बी। ज़रा देखो स्लोप फाइनल मैं लिख रहा हूँ, स्लोप फाइनल माइनस स्लोप इनिशियल। बी पॉइंट का पहले फाइनल स्लोप निकालिए, फिर इनिशियल से पहले और कुछ वैल्यू दे दोगे। जैसे यहाँ भी मैं दे दूँ, जैसे हमने दिया ना -1 कर दी, वैल्यू दे दी तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए बी पर मैं निकालने जा रहा हूँ, बी पे चेंज ऑफ स्लोप, यानी बी के जस्ट बाद वाला स्लोप निकालूंगा, फिर उसके जस्ट पहले वाला स्लोप, और कुछ वैल्यू दे दीजिएगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ फाइनल स्लोप निकालने जा रहा हूँ, बी के जस्ट बाद वाला पॉइंट आप लो फाइनल के लिए, तो फाइनल वाला पॉइंट ये ले रहा हूँ। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला आएगा। इसका थीटा एक्यूट बन रहा है, और एक्यूट वाले केस में क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। तो मैं कुछ ले लूँ, प्लस मान लीजिए 2, कोई नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर, साइन सेम ही रहेगा। फिर ये वाला माइनस साइन उतरिए यहाँ पे ठीक है। और अब इनिशियल देखना है, इनिशियल का मतलब बी के जस्ट पहले वाला स्लोप। तो बी के जस्ट पहले वाला स्लोप ये, इसका देखिए ऐसे आ रहा है, ये ऑब्ट्यूज बनेगा, यानी निगेटिव वैल्यू आएगी स्लोप की। तो फिर मैं लिख रहा हूँ -2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 जो भी लीजिए। तो ये माइनस माइनस प्लस, अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमेशा। तो जब चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आएगा, यानी जब d2/dx² पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे क्या मिलता है, मिनिमा। देखिए d2/dx² जब पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो ये क्या होगा, इससे आप रटोगे नहीं कम से कम, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका चेंज देख लेते हैं, फाइनल निगेटिव -2
सपोज कर लीजिए, और फिर माइनस प्लस 2। इस केस में मैं दिखा दूँ, ये फाइनल है, इसकी वैल्यू -2 लिखो ए पॉइंट पे, -2 फिर माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और इनिशियल आपका पॉजिटिव है इसमें, तो पॉजिटिव का मतलब 2 खाली, तो देखिए ये -4 हो गया। नेगेटिव में क्या होता है? मैक्सिमा। देखिए ए पे मैक्सिमा है, इस केस हमने बता ही दिया मिनिमा। तो याद रखिएगा कि और इसी के लिए याद रखिएगा, इसमें जो d2/dx² पॉजिटिव का मतलब जानते क्या होता है? कंकेव अपवर्ड, यानी ये वाला केस मैंने भी लिखाया था ना कि d2/dx² क्या देता है? d2/dx² ये कर्वेचर देता है। कर्वेचर मतलब कैसा कर्व है, कंकेव किधर है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। तो अभी देखिए ये चीज़ मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि अगर d2/dx² अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा, ये होता है कंकेव अपवर्ड के लिए, कंकेव अपवर्ड। कंकेव अपवर्ड का मतलब क्या होता है समझ लो, अगर कोई कर्व ऐसे है तो इस साइड से देखने पे वो कंकेव दिखता है, पता ही है आपको, और इस साइड से देखने पे क्या दिखता है? कन्वेक्स। इसी को मैं अगर ऐसे उलट दूं तो ऊपर से देखने पे क्या दिख रहा है? कंकेव दिख रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ कंकेव अपवर्ड, यानी ऊपर से देखने पे कंकेव दिखेगा, कंकेव अपवर्ड। ठीक है ना। और ये पहचान है कि जहाँ भी ऐसा कर्व होगा कंकेव अपवर्ड, वहाँ पे मिनिमम वाला केस आएगा। देख लीजिए बी पॉइंट पे क्या बन रहा है? कंकेव अपवर्ड है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे d2/dx² क्या आना चाहिए? d2/dx² पॉजिटिव होता है फॉर कंकेव अपवर्ड। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आया था बी पॉइंट, और ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है? कंकेव अपवर्ड। तो कई सारा हमने पहचान बता दी आपको, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हमने। ये मैथ्स का पूरा समझ एक तरह से मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप d2/dx² देता क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, मैंने देखिए यहाँ दिखा रखा है, इधर से आओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, उसको d2/dx² बोलते हैं। वो देता क्या है? कर्वेचर। अगर ऐसे रहेगा कंकेव अपवर्ड तो उसका d2/dx² पॉजिटिव आएगा, और ये खुद बता रहा है कि जहाँ ऐसा केस आएगा वहाँ आपको मिनिमम मिलने जा रहा है। तो कंकेव मैं लिखा दे रहा हूँ, फॉर कंकेव अपवर्ड ये मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा आपको यहीं मिलेगा, मिनिमा का केस होगा, राइट। और अगर ये d2/dx² नेगेटिव आता है, जैसे यहाँ लिखा आपने नेगेटिव, वाला नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने ऐसे होगा कंकेव डाउनवर्ड, ये कंकेव अपवर्ड था, इसको नीचे से देखिएगा तब दिखेगा ये है कंकेव डाउनवर्ड, यानी नीचे से देखने पे कंकेव दिख रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ, इस केस में क्या होगा? फॉर कंकेव डाउनवर्ड, और ये पॉइंट हमेशा क्या होगा? जहाँ भी कंकेव डाउनवर्ड दिखेगा आप समझिएगा वहाँ मैक्सिमा का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमा। तो ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट है। बिल्कुल क्लियर, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है इसमें, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मेरे ख्याल से अगर कुछ चीज़ें मिस कर गई हैं तो दोबारा आप जाइए पीछे, इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो मेरे ख्याल से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि स्लोप ज़ीरो होने का क्या मतलब है, फिर मैक्सिमम मिनिमम में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए चेंज ऑफ स्लोप क्या कहता है, तो कई सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ, एक दो प्रॉब्लम कर दूँ ताकि इसके आगे 1-2 प्रॉब्लम कर लूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए ये कोई क्वेश्चन दे रखा है मैंने, कोई फंक्शन है, अब ये फिजिक्स में आएगा तो हो सकता है कि यहाँ टाइम हो या वेलोसिटी हो, कुछ भी दे सकता है, हम लोग मैथ के टर्म में करें, लेकिन ये सारा का सारा एप्लीकेशन फिजिक्स में होता है। क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, अगर होगा तो, एंड ऑल्सो फाइंड y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। यानी दो चीज़ें पूछा गया है। क्या पूछा गया बताओ? पहले तो ये कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, यानी x की वैल्यूज बताइए जहाँ पे ये ग्राफ मैक्सिमा या मिनिमा एक्वायर करेगा, यानी जहाँ पे उसका मैक्सिमा और मिनिमा होने वाला है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताइए, x की वैल्यू पहले बताइए। तो वही पूछा उसने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी ये वाली वैल्यू, जैसे x1 पे मैक्सिमा है और x2 पे मिनिमा है, तो मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज मिनिमम और मैक्सिमम जो भी एंड मैक्सिमम, एंड ऑल्सो फाइंड y मिनिमम और मैक्सिमम। यानी एक तो x की वैल्यू बताना है कि किस पॉइंट पे, किस x पर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, और दूसरा कि उस पॉइंट पे जो y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी उसकी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू भी बताना है कि y मैक्सिमम कितना होगा और y मिनिमम कितना होगा। तो ये दोनों वैल्यू बतानी कि x के किस वैल्यूज़ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है और वो मैक्सिमम मिनिमा है कितना, वो दो। तो देखिए पहले तो हम कंडीशन लेते थे, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि मैक्सिमा के लिए क्या होता है बताओ। मैक्सिमा के लिए क्या करना होता है कि dy/dx तो ज़ीरो करना ही होगा,
ठीक है ना। और एक बार और जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी d2y/dx², ये होना चाहिए मैक्सिमा के लिए लेस देन 0। मैक्सिमा ये है, देखिए इसके लिए d2y/dx² हमने नहीं लिखा है, वही कंकेव डाउनवर्ड है, तो इसके लिए मैं लिखा दे रहा हूँ कि मैक्सिमा के लिए d2y/dx² क्या होता है, इट शुड बी लेस देन 0। और मिनिमा के लिए d2y/dx² जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पॉजिटिव आया हुआ, ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गया। मैक्सिमा के लिए dy/dx पहले 0 करना होगा, यानी स्लोप पहले निकालेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, उसके बाद 0 पुट करेंगे, वहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो बताएगा कि भाई इस जगह पे मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है। जैसे ये ग्राफ था ना हमारा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी स्लोप 0 था और यहाँ पर भी स्लोप 0 था। तो स्लोप 0 करने से क्या मिलता है मुझे, स्लोप 0 करने से ये मालूम हो जाता है कि अच्छा इन सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब कहाँ मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ मिनिमा मिलेगा, उसके लिए यहाँ ये एक कंडीशन है, इससे मालूम होता है। तो चलिए मैक्सिमा का लिख दिया। अच्छा अब आइए मिनिमा का कंडीशन लिख दूँ मैं। मिनिमा के लिए क्या होता है, इसके लिए भी स्लोप तो 0 करना ही पड़ेगा, स्लोप हैज़ टू बी 0, लेकिन ये कंडीशन उल्टी हो जाती है, d2y/dx² क्या होगा, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन है, एकदम दिमाग में रखिएगा इसको। अब इसी को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, बहुत ईजी है, देखिए कैसे आने जा रहा है। सबसे पहला काम कि फॉर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में से कुछ भी निकालना हो, मेरा पहला काम क्या होगा कि dy/dx निकाल करके उसको 0 करना होगा। देखिए मैक्सिमा हो तब भी ये काम करना है, dy/dx 0, मिनिमा होगा तब भी ये काम करना है, dy/dx 0। तो वो तो हर हाल में करना है मुझे। तो चलिए dy/dx निकालता हूँ मैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/3 तो कांस्टेंट है और x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस फिर 1/2 कांस्टेंट उतार लिया और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -12, ठीक है। ऑन द राइट साइड इट इज़ इक्वल टू 0। देखिए ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, x² + x -12 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स निकाल लो, फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज में देखिए क्या होगा, ये शुड कम आउट टू बी, आप लोग फैक्टराइज करना जानते होंगे, मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज x + 4 x -3 इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इस तरह से आएगा कुछ। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, x इज इक्वल टू 3, -4, यहाँ से -4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की इन दोनों वैल्यूज़ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है ना, ये मालूम हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज़ मिनिमा और मैक्सिमा। तो x की ये दोनों वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 3 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, फिर उस तरह से x इक्वल टू -4 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर। तो अब आगे चेक करना है कि किस पे क्या होने जा रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा इस टर्म को। देखो ज़रा, देखो क्या होने जा रहा है। मैंने बिला वजह काट दिया, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा। dy/dx कितना आया था, dy/dx आया था 1/3, बल्कि यहाँ कर ही दे रहा हूँ, क्या बचा था, x² बचा था dy/dx, क्योंकि 1/3 और फिर 3x², 1/3 और 3 कट गया था, x² बचा था, तो यहाँ बचा था x और इधर बचा था -12। तो ये है dy/dx की वैल्यू टोटल। अब मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, ये ना डबल डिफ्रेंशिएशन, यानी अब स्लोप को इस जो आया है dy/dx, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, जिसको लिखते तो ऐसे हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं इसको dy/dx को। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्लोप, तो बेसिकली ये इसी को d2y/dx² लिखा जाता है। तो क्या करना है मुझे, इस वाले फंक्शन, इस वाले टर्म को, यानी इसका जो फंक्शन आया है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट दिस, मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट दिस, आई मीन दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से बोलो, डिफ्रेंशिएट दिस यानी ये विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो देखो, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 12 तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब मुझे इस वैल्यूज़ पे पता लगाना है कि इस x की कौन सी वैल्यूज़ पे पॉजिटिव आता है, कौन सी वैल्यूज़ पे निगेटिव आता है। तो देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ, यानी d2y/dx² की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ पहले एट x इज इक्वल टू 3। तो d2y/dx² की वैल्यू तो हमारे पास ये आई है। अब मैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 3, x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, +1, तो ये वैल्यू आ गई 2 3 6 + 7 आ गई। और 7 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, पता है कि नहीं पता है? पता है नहीं यार, 7 0 से बड़ा होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो d2y/dx² इज
7 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी d2/d² ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। तो d2/d² जब ग्रेटर दैन 0 आता है तो वो कौन सा होता है, ये यहाँ पे मिनिमम मिलता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि एट x = 3 y इज़ मिनिमम। क्यों? क्योंकि x = 3 पे d2y/d² हमारा 7 आया है जो कि ग्रेटर दैन 0 है, और जब d2y/d² ग्रेटर दैन 0 होता है तो वो मिनिमम का कंडीशन है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एट x = 3, यानी इस पॉइंट पे मुझे d2y/d² चूँकि पॉजिटिव आया है इसलिए ये मिनिमम वाला केस है, y इज़ मिनिमम। पहली बात तो मालूम होगी। अब वो y मिनिमम होगा कितना, तो वो मैं y की वैल्यू यहाँ मिनिमम पुट करके निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ज़रा देख लीजिए। मैं उस केस में क्या करूँगा, चूँकि x = 3 पे y की वैल्यू मिनिमम आई है तो मैं इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करने जा रहा हूँ। देखिए y इज़ मिनिमम एट, मैं लिख रहा हूँ कितने पे, एट x = 3। तो अब इस x की वैल्यू 3 इसमें पुट कीजिए तो देखो कितना आएगा, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और -12 × 3। तो ये वैल्यू ज़रा देखिए कितना आ रही है, 3 3 9 3 27/3, ये 9 आ गया, प्लस 3 3 9/2 -36। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। ज़रा सॉल्व कर लो इसे, 27/2 -36, दैट मीन्स ये वैल्यू आ रही है 13.5 -36, 22.5 आएगा माइनस साइन के साथ। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -22.5। ज़रा चेक कर लीजिएगा, एक, हाँ ठीक है, -22.5, यानी y की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी किस पॉइंट पे, एट x = 3। क्लियर है? अब आगे भी बता लूँ मैं, तो एक काम तो हो गया, यानी 3 पर पॉइंट मुझे निकल गया। 3 पे ये भी मालूम हो गया कि क्या था, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एट x = 3 y इज़ मिनिमम, और उस y की मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी मैंने निकाल दिया, x की वैल्यू 3 पुट करके इसमें। अब निकालने जानूँ अगला केस कि -4 पे क्या होता है। -4 पे फिर मुझे d2y/d² की वैल्यू चेक करनी है। d2y/d² मेरी ये वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं x = 3 पे चेक कर चुका हूँ। अब मैं इसको x = -4 पे चेक करने जा रहा हूँ। तो ज़रा देखिए, d2y/dx² की वैल्यू एट x = -4, ज़रा देखिए क्या होती है। तो ये वैल्यू है 2x + 1, तो 2 और x की वैल्यू यहाँ पे चूँकि x है, x की वैल्यू मुझे -4 पुट करनी है तो मैं लिखूँगा -4, और ये है +1, तो 2 × -4 -8 + 1, दिस इज -7, और -7 लेस दैन 0। -7 लेस दैन 0 पता है कि नहीं? पता नहीं, ठीक है। तो -7 लेस दैन 0 यानी d2y/d² जो है ये हमारा लेस दैन 0 आ गया, d2y/d² लेस दैन 0। और जब d2y/d² लेस दैन 0 होता है तो ये मैक्सिमा का केस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एट x = -4 y इज़ मैक्सिमम। तो ये हो गया x की वैल्यू, यानी किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम है कितना वो भी निकाल लेते हैं। तो y एट x = -4 निकाल लीजिए, y की वैल्यू यहाँ दी हुई है। फिर लिखूँगा मैं x³/3 यानी -4 का क्यूब बाई 3 प्लस -4 का स्क्वायर बाई 2 -12 × -4। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होता है। ये कितना आएगा, -4 -4 -4 माइनस साइन रहेगा, -64/3, और ये हो जाएगा +16/2 यानी 8, ये भी प्लस हो जाएगा, 12 4 48। ये वैल्यू आ रही है 56 -64/3। एलसीएम लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 168 -64। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी रफली क्या, बाई 3, तो 3 3 = 9, 14 है, 3 4 = 12, 2 रफली 34.7। ये है इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू, मैं लिखा दे रहा हूँ, यानी y की अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। क्या वैल्यू है ज़रा बताइए। अगर इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया जाए तो एट x = 3 y इज़ मिनिमम, एंड y मिनिमम आया कितना, तो ये वैल्यू आ गई -22.5 फर्स्ट इंफॉर्मेशन।
एट एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ लिखा हमने एट एक्स इक्वल टू 3 वाई इज मिनिमम, और वाई की मिनिमम वैल्यू यहाँ हमने सॉल्व किया था तो आया था -22.5, ठीक है। अगला क्या आया, एट एक्स इज इक्वल टू -4 वाई इज मैक्सिमम। क्यों आया था मैक्सिमम, बिकॉज d2/d² लेस दैन 0 था और लेस दैन 0 वाला मैक्सिमम का केस है, राइट। एंड इन दैट केस y मैक्सिमम आया कितना, y की मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, तो दैट इज 34.7। अगर मैंने कैलकुलेशन वाला सही किया है तो 34.7, तो जाहिर बताइए 34.7 माइनस 22.5 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम होना भी चाहिए। तो ये है कंप्लीट आंसर इस तरह के क्वेश्चंस का। तो कम से कम कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैंने एक बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ा दिया। अब ये है कि इतना क्वेश्चन इतना डिटेल में, इतना कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मली नहीं आता, लेकिन आ सकता है, रोके कौन। आप थोड़ी जगह हाथ पकड़िएगा, नहीं ऐसा सर नहीं पूछ सकते आप, यू डोंट हैव टू राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन या सच क्वेश्चंस। तो एंड अगर पूछेगा तो यू हैव टू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने का मैंने समझाने में टाइम दिया, अदरवाइज आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो मेरे ख्याल से हार्डली 1 मिनट से 1.5 मिनट में मैं सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा समझाने में मुझे आधा से पौन घंटा लग गया। चीज़ों को मैंने कई जगह मैंने रुक रुक के बताया, रिपीट भी करता हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में बात घुस जाए। बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो फटाफट डिफरेंशिएशन कीजिए, डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा एंड जस्ट पुट द वैल्यूज़। एग्जाम में या तो खाली मिनिमा पूछेगा या मैक्सिमा। कुछ फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता आपको, या तो मिनिमा ही आएगा, एक ही बार सॉल्व करोगे एक ही पॉइंट आएगा वहाँ पे, या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा, वो क्लियर हो जाता है। तो आपको आगे डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैक्सिमम पूछा है मैक्सिमा ही आएगा इन जनरल, नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, इन जनरल नहीं, मतलब कि कुछ केसेस में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे। अदरवाइज क्या करना आपको पता है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपका फिनिश हो गया। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो यार, मेरे ख्याल से परेशान ना होना। इसको एक बार अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन है, आप में से देखते हैं सही आंसर कौन कौन देता है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा। एक्स की वैल्यूज़ खाली लिखनी है, जैसे कोई वैल्यू आएगी और या लीजिएगा मिनिमम, ऐसे लीजिएगा। फिर कोई वैल्यू आएगी उसका लिखिएगा या लिखिएगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहाँ y की मिनिमम वैल्यू ऐसे और y की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। बस इतना ही लिखना है। आप लोगों से ये कि आप में से जो भी बंदा इसको बना ले, कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये आंसर लिख के दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ जिस जगह मिनिमम आएगा वो वैल्यू यहाँ लिखिएगा। मैक्सिमम के लिए ऐसे लिखिएगा भाई एक्स की इस वैल्यू पे मिनिमम है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, सामने लिखिएगा मिनिमम। एक्स की जिस वैल्यू पे मैक्सिमम होगी वो वैल्यू यहाँ लिखिएगा, फिर लिखिएगा मैक्सिमम। अच्छा, उस पॉइंट पे जहाँ मिनिमम होगी वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है वो बताना है, और वाई की मैक्सिमम। तो ये 4 चीज़ें बतानी है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले आंसर देगा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जिसका आंसर रहेगा मैं उसका नाम लिख करके मैं नाम उसका बताऊँगा भाई ये इस बंदे ने सबसे पहले सॉल्व किया है करेक्टली। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुँचता है और आपके काम का है अगर वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।